तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। और इस लेक्चर का जो मेन फोकस है वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, composition of constituent assembly and working of constituent assembly, and lastly we will discuss key features of the assembly's work। and simply ये जो लेक्चर हैं ये यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल में भी पढ़ रहे हो एंड आपका जो टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पे भी आपको इससे हेल्प मिल सकती है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लास्ट पे इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लेक्चर की जो ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ये क्या होती है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्या हो गया? जिसको रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे हमने राइट दिया हो, हमने खुद इसको इलेक्ट करके एक राइट दिया हो, सो दैट ये यहाँ पे क्या करे, ये ड्राफ्ट करे या अडॉप्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन। अब रही बात कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंट्री का, जो कंट्री की गवर्नमेंट को, इसके सिटीजन्स को यहाँ पे एक गाइडलाइन देता है कि किस तरीके से काम करना है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको क्या राइट्स हैं। वो चीज़ यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं? इसको राइट टू क्रिएट ए न्यू लॉ, अमेंडमेंट करने का राइट होता है या रिप्लेसमेंट करने का यहाँ पे राइट होता है। और ये राइट इसको कैसे मिलता है? ये हमने इसको बाय इलेक्शंस दिया होता है, लाइक हमने इसको इलेक्ट करके ये राइट्स दिए होते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, जब हम इसकी बात करते हैं, ये एक सॉवरेन बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भी था, बट इसका आइडिया जो था, इसका जो नोशन था वो पहले ही था, इंडिपेंडेंस से पहले ही था इसका नोशन यहाँ पे। तो इसके बाद जब हम देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे हम देखेंगे प्ले किया, सो दैट इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है वो अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए। जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम देखते हैं, इसका जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो पहले किसने दिया था? वो था एम.एन. रॉय। इसने इसका आइडिया 1934 में दिया था। दैट मीन्स एम.एन. रॉय ने 1934 में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें फॉर्म करनी चाहिए, हमें एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल असेंबली बनानी चाहिए जो कि फ्रेमवर्क करे, जो कि यहाँ पे ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं जो इसकी जो फॉर्मेशन हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हुई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बाद। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ने इसकी फाउंडेशन यहाँ पे रख दी या फॉर्मेशन इसकी हो गई। एंड जब हम देखते हैं 1946 में ही इसकी फॉर्मेशन हो गई, एंड 1946 में ही इसका क्या हो गया? इलेक्शन हो गया यहाँ पे। और इलेक्शन का डेट जो था, टाइम जो था, वो था जुलाई एंड अगस्त के बिटवीन 1946 में ही। एंड इसमें कितने मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया गया? इसमें 338 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, एंड जिसमें से हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर्स थे, एंड प्रिंसली स्टेट जो थे वहाँ से यहाँ पे 93 मेंबर्स थे। तो टोटल में यहाँ पे कितने मेंबर्स थे? टोटल में यहाँ पे 389 मेंबर्स थे। एंड जब हम देखते हैं यहाँ पे 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया से थे एंड 93 मेंबर्स यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स पे थे, प्रिंसली स्टेट से थे। तो यहाँ से हम देखते हैं ब्रिटिश के अंडर जो इंडिया था वहाँ से 296 ही थे, एंड प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी थी यहाँ पे आप एक मेजर एग्जांपल याद रख सकते हो, हैदराबाद यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ से मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, या बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। इसके बाद जब हम देखते हैं इसकी जो पहली मीटिंग थी वो थी 9 दिसंबर 1946 में, और इसका जो
यहाँ पे इंटरम या टेम्पोररी जो इनका प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर सचदेनंद सन्यास। ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट था, इंटरम का मतलब हो गया टेम्पोररी, ये यहाँ पे परमानेंट नहीं था। इसके बाद जब हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट मेंबर, परमानेंट चेयरमैन यहाँ पे इलेक्ट किया गया। सो ऑल दिस प्रोसेस वाज थ्रू इलेक्शंस। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे प्रेसिडेंट को भी इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट किया गया, मेंबर्स जो थे उनको भी इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट किया गया। तभी जाके इनमें से मतलब इनको ये अथॉरिटी मिली कि ये हमारे लिए कोई डिसीजन ले सके, ये हमारे लिए लाइक कोई लॉ क्रिएट कर सके, किसी लॉ को अमेंड कर सके। इसके बाद जब हम कंपोजिशन देखने की कोशिश करेंगे, कंपोजिशन क्या हो गया, कंपोजिशन सिंपली हो गया इसमें कौन कौन से मेंबर किस किस ग्रुप से क्या क्या मेंबर्स थे वो चीज़ हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जब हम बात करते हैं टोटल मेंबर्स जो इसमें थे वो थे 389, जो रिड्यूस हुआ नंबर आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन तक यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, पार्टीशन तक यहाँ पे मेंबर्स थे 389, बट आफ्टर द पार्टीशन वी सी दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड टू द 299। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आएगा, व्हाट वाज द नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन एंड व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। तो दोनों का आंसर यहीं पे है, पहले का आंसर 389 है एंड दूसरे का आंसर यहाँ पे 299 है। और इन 299 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे टोटल में जो मेंबर्स थे इंडियन प्रोविंसेस से वो है 229, दैट इज 229 इंडियन प्रोविंसेस से थे एंड 70 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से यहाँ पे इलेक्ट किए गए थे। इसके बाद जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन से लोग इसमें रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे, किन किन को हक था इसमें रिप्रेजेंट होने का, कौन कौन से मेंबर हमने इलेक्ट किए थे, उस चीज़ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट कम्युनिटीज से यहाँ पे मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड डाइवर्स कंट्री का मतलब ही है यहाँ पे हर एक को यहाँ पे इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से लोग थे, इसमें हिंदूज को भी रिप्रेजेंटेशन मिली, इसमें मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिली, इसी तरीके से हम क्या देखते हैं सिख्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिली थी इसमें। या अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे इसमें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था, मुस्लिम लीग भी थी एंड जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं यानी जो एक्सपर्ट मेंबर्स थे इसमें वो था डॉक्टर सिंपली हम देखेंगे BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद भी था, सरदार पटेल भी था, BR अम्बेडकर भी था, जवाहरलाल नेहरू भी था। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट वाज हु वर द की मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं एंड साथ में हम क्या देखेंगे मौलाना आज़ाद भी था इसमें। जब हम वुमेन मेंबर्स की बात करते हैं यानी औरतें जो इसमें थी, टोटल कितनी औरतें इसमें थी, यानी अगर हम देखेंगे 299 में 15 वुमेन्स थी जिसमें सरोजनी नायडू थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी एंड हंसा मेहता। ये ऐसी कुछ वुमेन्स है जो यहाँ पे जिन्होंने की रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टोटल में कितनी औरतें इसमें थी, वो थी 15, बट जो कुछ खास औरतें थी जिन्होंने की रोल यहाँ पे प्ले किया है उसमें हम देखेंगे कौन कौन थी। उसमें सरोजनी नायडू थी, विजया लक्ष्मी पंडित थी, हंसा मेहता थी। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्ट जिन्होंने ये किया उसको जो हेड कर रहा था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर विद 7 मेंबर्स और इसके साथ कुछ और मेंबर थे, 7 मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पे हेड कर रहे थे। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे हमें ड्राफ्ट ही नहीं करना था, रिसर्च करनी थी, लाइक फील्ड वर्क था इसमें। तो हर एक मेंबर को अलग अलग एक मतलब पार्ट दिया गया था और ड्राफ्टिंग के लिए जो पार्ट था उसका जो हेड था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यहाँ पे हम देखेंगे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हम देखेंगे, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद जब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने कब तक काम किया और क्या क्या काम किया इन लोगों ने और कैसा काम किया, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जब हम सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी कितने टाइम तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती रही, वो था 2 years 11 months and 18 days, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इन्होंने काम किया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब तैयार हुआ, वो हुआ 26 नवंबर 1949 में। एंड टोटल सेशंस जो थे, टोटल सेशंस यानी इन्होंने सेशन कब कब लिया, कब कब ये जमा हुए और डिस्कशन किया इन चीज़ों पे, 11 सेशन हो गए इसके। और यहाँ पे हम देखेंगे विद 165 डेज ऑफ डेलिब्रेशंस। इसके बाद जब हम बात करेंगे मेजर कमेटीज़ जो इसमें थी, वो थी कौन कौन सी कमेटी इसमें थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका जो हेड था वो था बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका जो हेड था वो था जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसका हेड था यहाँ पे सरदार पटेल। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, उसका हेड था सरदार पटेल। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे सरदार पटेल जो था, ये 2 कमेटीज का यहाँ पे हेड था। एक तो था ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी हेड, एंड दूसरा था ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज का भी हेड। इसके बाद जब हम एडॉप्टेशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एडॉप्ट कब हुआ, एडॉप्ट हुआ ये 26 नवंबर 1949 में, सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। तो अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949, बट फोर्स में यानी का जो मतलब काम था ये इन्फ्लुएंस में कब आ गया, फोर्स में कब आ गया, वो है 26 जनवरी 1950। इसके बाद हम देखेंगे की फीचर्स जो असेंबली के वर्क के थे, वो हम देखेंगे डिबेट्स एंड डिस्कशंस, यानी डिबेट्स किए गए, डिस्कशंस किए गए यहाँ पे। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखेंगे ओपन डिस्कशन किया गया फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म क्या हो गया, स्टेट एंड सेंट्रल पावर डिवीजन। माइनॉरिटी राइट्स, जो हमारी कंट्री है इसमें जो माइनॉरिटीज़ थे, लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे कास्ट के माइनॉरिटीज़ थे, लाइक दलित्स थे, बाकी सब थे, उनके लिए यहाँ पे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, उनको क्या राइट्स देने चाहिए, कैसे उनको हम सेटिस्फाइड रखेंगे। या लैंग्वेज का मसला था यहाँ पे कि लैंग्वेज को कैसे हम प्रमोट करें, किस लैंग्वेज को यहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दें, किस लैंग्वेज को हम मतलब नेगलेक्ट करें, ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कशन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सोशल जस्टिस पे भी डिस्कस हो गया। एंड जब हम देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये मिक्सचर है यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे लॉज, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हमने बोरो किया है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, लाइक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, इसी तरीके से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ प्रोविजंस को लाइक अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन जो 1946 में आउटलाइनड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मूव्ड बाय नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे आउटलाइन किए थे प्रिंसिपल्स, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कैसे हमें ये चीज़ें करनी है। तो वो रेजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में किया था। एंड इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो साइन हुआ वो किसने किया, 284 मेंबर्स ने ऑन 24 जनवरी 1950। एंड फोर्स में ये कब आया, यानी 284 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था उस टाइम, इसकी जो मतलब साइन करके इसको प्रमोट किया था। एंड इसको फोर्स में कब लाया गया, फिर 26 जनवरी 1950 में। एंड कंक्लूजन में हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव एंड मेटिकुलस बॉडी थी, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए एंड सेक्युलर रिपब्लिक। यानी यहाँ पे हर एक इसको, हर एक मजहब को, हर एक कल्चर को इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस यहाँ पे दे दी। तो हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द लार्जेस्ट
which is the longest written constitution in the world, that is simply Indian constitution. या यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, how many members signed the final draft of the constitution on 24 January 1950. तो कितने मेंबर्स थे यहाँ पे? वो थे 284 मेंबर्स. तो ये था सिंपली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका जो वर्किंग था, उनके जो डिबेट्स थे, उनके जो डिस्कशंस थे, फॉर्मेशन थे या रिप्रेजेंटेशन थे, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की. फर्दर हम इसमें दूसरा लेक्चर एक्सटेंड करेंगे जो कि दूसरे टॉपिक पे होगा, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, हम देखेंगे कहाँ से क्या हमने अडॉप्ट किया, वो चीज़ देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे. आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा. एंड अगर आप इसकी PDF चाहते हो कि आपको मिल जाए तो आप ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन